हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पेडागोजी की। जो ये सीडीपी की जो पेडागोजी होती है ये बेसिक होती है, एनवायरमेंटल बेस होता है। बस हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, इसकी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसके बावजूद जो आपका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट कुछ भी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसमें भी पेडागोजी आने वाली है। तो उसकी आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें जो मेथड्स वगैरह हैं टीचिंग के, ये पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। तो आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और कंटेंट की तैयारी जो आप पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही कीजिए, ठीक है। और अगर आप सब्जेक्ट में 60 में से 40 प्लस लाने की कोशिश करते हो और इधर से कॉमन सेक्शन में 60 के अराउंड लाने की कोशिश करते हो तो आराम से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, बड़ा हो छोटा हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जितना वो आपको पढ़ा रहा है आप उसे 3 से 4 गुना ज़्यादा मेहनत कीजिए, तभी आप अपना 100% एग्ज़ाम में दे पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन सीडीपी की पेडागोजी का। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, जहाँ हिंदी की नीड होगी वहाँ हिंदी और इंग्लिश की नीड होगी वहाँ इंग्लिश। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू बताना है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स, नहीं, कम्प्लीटली जीन्स के नहीं होती, एनवायरनमेंट के द्वारा भी होती है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। गुड केयर एंड ए न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विद, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर किसी बच्चे को जन्म से ही कोई बीमारी है, जैसे डाउन सिंड्रोम टाइप होती है, जिनका कोई संभव नहीं है 100% इलाज, तो वो नहीं की जा सकती, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली, देखो ओनली वेरी नेगेटिव वर्ड है, पहले ही काट दो। तो एनवायरमेंट नहीं कहता, दोनों ही करते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरमेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी, नॉट बताना है, एट्रीब्यूट टू पियाजे थ्योरी, पियाजे थ्योरी के अनुसार कौन सी सही नहीं है बतानी है। तो डेवलपमेंट ऑकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, हाँ बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि उन्होंने जो पियाजे है उन्होंने अपनी स्टेजेस दी है 4, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, आपको सबको पता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, नहीं, प्रैक्टिस पे पियाजे ने कोई बात नहीं की। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऐसी कोई बात पियाजे ने नहीं कही। अभ्यास का जिक्र सिर्फ थॉर्नडाइक ने किया था, अपना अभ्यास का नियम दिया था उसमें, और तो कोई नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, हाँ ये भी पियाजे ने कहा था, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नहीं कहा था, नहीं बताना था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? प्री ऑपरेशनल की सीमा नहीं है बतानी है। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी। कौन सी स्टेज है? ये सेकंड स्टेज है, जो 2 से 7 साल के बच्चे इसके अंडर आते हैं, है ना। सेंसरी मोटर थी 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल में क्या नहीं होता? टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करने की टेंडेंसी तो आ जाती है, ध्यान केंद्रित तो कर लेता है बच्चा, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं बताना है, ध्यान रखना, नॉट। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, इगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, देखो इरिवर्सिबिलिटी भी होती है इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे में। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चे को, अगर जैसा मैंने एग्जांपल दिया था अपनी वीडियो में, कि कोई बच्चे को उसके पापा अगर स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि तू वापस घर आ जाएगा क्या, तो वो कहता है नहीं, मुझे घर से स्कूल का रास्ता पता है पर स्कूल से घर का रास्ता नहीं पता, तो ये इरिवर्सिबिलिटी होती है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, मिलती है। और ईगोसेंट्रिज्म भी होता है, ये भी हमने पढ़ा है, मेन पॉइंट हमने पढ़े हुए हैं सारे, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं होता, ये कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये नहीं और हाँ वाले पे ध्यान रखना, क्या नहीं पूछा है और क्या हाँ पूछा है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस
एक्सेप्ट यानी मतलब हमें इसमें नहीं बताना है। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड में लेके चलते हैं हम लोग। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, मास्टरी, हाँ बिल्कुल सही है। खेलने से बॉडी हेल्दी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अच्छा, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न, ये भी सही है। तो नहीं बताना है तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल अलग से दिख रहा है कि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिफ्थ है, बहुत ज़रूरी होता है प्ले किसी भी बच्चे के विकास के लिए, बॉडी के विकास के लिए भी और माइंड के विकास के लिए भी। तो इसको एक सुखद टाइम पास करने का तरीका नहीं मानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। देखो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तो उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ठीक है, सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? देखो विभिन्न तरीके, डिफरेंट वेज है, तभी तो वो क्रिएटिविटी करेगा। सारे ऑप्शंस आपको सही लग सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर छांटना होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि विभिन्न तरीकों से कैसे सोचते हैं, तभी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, क्रिटिकली सोच रहा है चीज़ों को। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिक्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? लर्निंग बाय डूइंग, देखो बहुत पॉजिटिव वर्ड है लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये तो ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शन। थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर टेस्ट, टेस्ट और रैंकिंग नेगेटिव वर्ड है, काट दो। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग, लेबलिंग करना स्टूडेंट को, वेरी नेगेटिव। प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग, फिर ग्रुपिंग और रैंकिंग हो रही है, नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग, तीनों ही पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखना। करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवंथ, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ठीक है। फर्स्ट है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी कर रखना चाहिए, ये कोई बात नहीं हुई, काट दो। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं, नेगेटिव। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, बिल्कुल। अगर हम स्कूल में भेज रहे हैं तो वहाँ सोशल और जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जो वर्ल्ड होता है, उसके हिसाब से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लाइफ इज द ट्रू एजुकेटेड, फिलोसफी नहीं पढ़ रहे, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग थ्योरी को तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो बता सकते हैं इसका आंसर। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, ठीक है, देख लेते हैं। द थ्योरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, नहीं यार, परीक्षण प्रक्रियाएं बिल्कुल कोहलबर्ग ने बात नहीं करी है, कट जाएगा। इट इस्टेब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, नहीं बिल्कुल भी क्लियर रिलेशन नहीं बताया, कंफ्यूजिंग रिलेशन बताया। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मोरल रीजनिंग और एक्शन, जैसे वो हिंस का एग्जांपल दिया था, वो बिल्कुल कंफ्यूज था रीजनिंग को लेके कि क्या करे, अपनी ड्यूटी निभाए, फर्ज निभाए, चोरी ना करे। आपने हिंस की स्टोरी पढ़ी होगी, तो बिल्कुल गलत है। हिज बिलीव इज दैट चिल्ड्रन आर मोर फिलोसोफर, उनका विश्वास है कि बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा एट्थ क्वेश्चन का। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी पूछा है। पहले तो ये बता दीजिए कि जेडपीडी किसने दिया है और क्या होता है ये। जेडपीडी दिया है ले वाइगोस्की ने। देखो ले वाइगोस्की की दो तीन टर्म ही है जो इंपॉर्टेंट है, जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, जेड पीडी क्या होता है, एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो पहले कोई टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता और फिर किसी ना किसी हेल्प की वजह से वो उस एरिया को कवर कर लेता है, वो टास्क कंप्लीट कर लेता है। तो जो एरिया होता है उसको जेड पीडी कहा जाता है, और जो सपोर्ट, जो हेल्प दी गई है, उसको स्कैफोल्डिंग नाम दिया है ले वाइगोस्की ने। तो यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल,
The development phase when child takes complete responsibility for learning, a context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support. हाँ बिल्कुल यही स्टेटमेंट है ZPD की, एक संदर्भ में जिसे बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं. ठीक है, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, हेल्प और हेल्प को नाम दिया है स्कैफोल्डिंग, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही. 10th क्वेश्चन है, एन एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन सा होता है भाई, बता सकते हो, जिसमें दोनों ही क्षमताएं होती है, लड़की और लड़के, मेल और फीमेल दोनों की ही पर्सनैलिटी होती है ये, और वो काफ़ी बैलेंस करके चलते हैं. जहाँ उन्हें अपना मेल के गुण दिखाने होते हैं वहाँ मेल दिखाते हैं, फीमेल के गुण दिखाने होते हैं वहाँ फीमेल दिखाते हैं. एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है ये. तो 10th का देख लेते हैं, रेफर्स टू मैन विद फेमिनिन ट्रेट्स, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ संदर्भित नहीं करता, उसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बैलेंस होता है. हैज अ बैलेंस ऑफ, हाँ, बट आर जनरली कंसीडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, बिल्कुल सही है. कहाँ फेमिनिन दिखाना है, कहाँ मस्कुलिन दिखाना है, उसके बीच में बैलेंस होता है. ये दोनों ही समान लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी के बारे में. चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो यहाँ भी नहीं बताना है, ध्यान रखना, एक्सेप्ट पे ध्यान रखना, सिवाय मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन. साफ ही दिख रहा है ट्यूशन की कोई रोल नहीं है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा. 12th है, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन, देखो वैसे तो स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं उसको नेगेटिव वर्ड माना जाता है. ये टेस्ट कौन से होते हैं जो रैंकिंग निर्धारित करते हैं, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, बिल्कुल अपर लेवल पे जो टेस्ट लिए जाते हैं उनको कहा जाता है. तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है, कौन सी आलोचना है, दे represent largely the mainstream culture and are therefore biased, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पक्षपाती होते हैं, बिल्कुल सही है. इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हिंदी का अगर टेस्ट है तो कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, तो उनका भी वो टेस्ट ले लेते हैं, तो एक संस्कृति का पक्षपात करते हैं. ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल पे लिए जाते हैं बड़े टेस्ट पे, तो ये सही बात लग रही है. उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ये कोई आलोचना नहीं है. परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, बिल्कुल लागू किए जा सकते हैं. दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड एबिलिटी, ये भी सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा. सबसे मेन जो आलोचना है ये वही है कि ये बायस्ड करते हैं संस्कृति को लेके. ठीक है, अब कई जगह हमने देखा भी है कि कोई टेस्ट हो रहा है, अगर वो राजस्थान साइड है तो वो राजस्थान के बच्चों को ही प्रेफर किया जाएगा, हरियाणा में है तो हरियाणा के बच्चों को प्रेफर किया जाएगा, तो यही होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. ये एक बहुत बड़ी आलोचना होती है इनकी. 13th क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, पहले तो ये बता दीजिए कि मल्टीपल जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है ये किसने दी थी और कितनी इंटेलिजेंस दी थी. ये हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं वीडियो में. क्या है इसकी अच्छी सी डेफिनेशन बतानी है. द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, ये तो कोई बात नहीं हुई. इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, हाँ ये ठीक है, लग रही है बात. पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है. मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल बुद्धि छिपी होती है. हार्वर्ड गार्डनर ने ये बताया था कि एक बंदा हर किसी ना किसी स्किल होता ही है किसी ना किसी टाइप की बुद्धि में. जो 8 टाइप की बुद्धियां उन्होंने दी थी, देख सकते हैं आप, वीडियो रखी है मेन पॉइंट्स के साथ. 14th क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं. टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. देखो पहले तो ये बात समझने वाली है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है. असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है सीखने के लिए जो लर्निंग की जाती है, जो बीच में लर्निंग की जाती है, जो एफए वगैरह जो टेस्ट लेते हैं स्कूल्स में, ये होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग. और असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग की जो असेसमेंट जो लास्ट में जो एग्जाम्स ले जाते हैं वो होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग. फॉर्मेटिव लर्निंग इसको बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग को. जैसे कि अगर कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाया जा रहा है तो उस चैप्टर से अगर बीच में ही क्वेश्चंस पुट कर लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन क्यों पुट किए जाते हैं, ताकि सिखा सके इसको, अच्छे चैप्टर को और अच्छे से सीख सकें बच्चे, तो ये फॉर लर्निंग हो गया. ठीक है, और लास्ट में चैप्टर को टेस्ट लिया जाता है अच्छे से पढ़ाने के बाद, तो वो उस चैप्टर का टेस्ट हुआ कि इसको कितना समझ आया. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो फॉर्मेटिव जो टेस्ट होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, ये प्रोग्रेस को शो करते हैं किसी बच्चे की, और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होते हैं ना, ये लेवल को शो करते हैं कि कहाँ तक पहुंचा बच्चा, उसने कितना सीखा. तो हमसे इसी की डेफिनेशन पूछी गई है. तो फर्स्ट ऑप्शन है नो चिल्ड्रंस, हाँ, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बिल्कुल सही बात है ये.
और ऑप्शंस देख लेते हैं। नो लर्निंग नीड ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। देखो ये पॉजिटिव पॉइंट तो है लेकिन इसकी सही डेफिनेशन नहीं देता, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। दोनों को ही बैलेंस करके चलना है, दोनों के बारे में पूछा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कंसेप्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। काफ़ी ज़्यादा ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और आर टी जो 2009 का एक्ट आया था उसमें इसकी बात की गई थी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन लेने की, और ये अभी जो एचटेट है उसके सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ से हमें नोट छांटना है। इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने बताई, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है ये, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बिल्कुल अलग थोड़ी कर सकते हैं, इवेल्युएशन तो करना ही पड़ेगा, क्या पढ़ाई जो लर्निंग हुई है उसका। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, हाँ ये भी सही है स्टेटमेंट। इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन, देखो लेबल वैसे ही नेगेटिव आ गया तो वैसे ही ये नोट हो जाएगा, कहीं भी सही नहीं हो सकता। लेबल चिल्ड्रन एज लो पुअर और इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है, गिफ्टनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, सही ऑप्शन बताना है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया, बिल्कुल ठीक है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण नहीं, इसमें हेरिडिटी भी शामिल होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। सक्सेसफुल पेरेंट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। और डिसिप्लिन रूटीन, ऐसा भी कुछ नहीं होता। दोनों ही है जो इनकी अंतःक्रिया के द्वारा ही सब कुछ पॉसिबल होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 16th का। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं उनको कैसे माहौल की आवश्यकता होती है ये हमें बताना है क्लासरूम में। टीचेस देम गुड बिहेवियर, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत ऑप्शन है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ठीक है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित नहीं करना, इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना। कैटेगराइज्ड चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, कैटेगराइज्ड वेरी नेगेटिव वर्ड, फोर्थ भी ऑप्शन कट जाएगा तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, ठीक है, उनकी लिंग्विस्टिक नॉलेज को यूज करना और जरूरत पड़े तो बीच बीच में जैसे यूज करना, ये सही ऑप्शन है, बिल्कुल सेकंड। 18th क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन, तो यहाँ से ऑप्शन छांटना है बेस्ट। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, नहीं एक्स्ट्रा टाइम किसी को भी नहीं देना, चाहे प्रतिभाशाली हो चाहे नॉर्मल एवरेज बच्चा हो। बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, नहीं उनको ज्यादा स्नेह भी नहीं लुटाना उनके ऊपर कि सारा उन्हीं के ऊपर लुटा दिया कि बहुत ज्यादा स्नेह करने लगे उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, नहीं बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी थोड़ी है, उनको नहीं देनी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ठीक है, उनके लिए जो बेस्ट जो मेथड होगा पढ़ाने का उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और बच्चे को पढ़ाने के लिए करना चाहिए या उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल, नोट बताना है। वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न, अति संवेदनशील हाइपर एक्टिव कौन से बच्चे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं जल्दबाजी में, तो उनको कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है बताना है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडनों में तोड़ना, ठीक है देख लेते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, बिल्कुल ठीक है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, फटकार नहीं लगा सकते किसी भी बच्चे को, तो फोर्थ ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, नहीं बताना था हमें, ठीक है। उनको पनिशमेंट तो किसी भी बच्चे को नहीं देनी, चाहे वो कुछ भी कर दे, बच्चे को पनिशमेंट देना वेरी नेगेटिव। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग का सीधा रिलेशन होता है क्रिएटिविटी से, मैंने बताया था जो बच्चा क्रिएटिव होगा क्रिएटिव थिंकिंग रखेगा वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखेगा, तो यहाँ से डिसेबल्ड नहीं होगा, डिसलेक्सिक नहीं होगा, क्रिएटिव बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव वर्ड है और आपस में जुड़े हुए हैं।
Which one of the following doesn't describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, नहीं बताना है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, हाँ ठीक है ये बात। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ठीक है बात। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली प्रयोग करना, ये भी सही है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट थिंकिंग, नहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करनी होती है। कन्वर्जेंट मतलब एक ही लेवल के, और डाइवर्जेंट बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछना, तो कन्वर्जेंट से बेटर होता है, बेस्ट होता है डाइवर्जेंट। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं बताना था हमें। अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आगे भी हम ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाते रहेंगे। इनका फ़ायदा तभी है जब आप ये 30 क्वेश्चन से 100 पॉइंट्स बना के पढ़ाई करेंगे, अपना 100% देंगे तैयारी में, तभी एग्जाम में 100% दे पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारी तैयारी बेस्ट होती है और हमें लंबे टाइम तक, एग्जाम टाइम तक वो याद रहता है माइंड में, नहीं तो भूल जाते हैं कई बार कुछ चीज़ों को। 22nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? संवेग कौन से हैं वही बताना। लव, फियर, हेट, एंगर, ये सब संवेग होते हैं। मेमोरी, मेमोरी कोई संवेग नहीं होता। फियर, हाँ फियर संवेग है, बिल्कुल सही। डर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान, अटेंशन भी संवेग नहीं है। उत्तेजना भी संवेग नहीं है, तो डर सही हो जाएगा, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन राइट। 23rd, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ठीक है, एक बच्चा बता रहा है कि मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो क्यों बताएगा? क्योंकि उसने ऐसा देखा होगा, रोज उसने ऐसा ही देखा होगा, तो अभी बताएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। उसने The child answer is based on his her experience of buying milk from the milk booth. Yes, बेस्ट ऑप्शन यही है सेकंड। उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा ना डेली लाइफ में, और उसे नहीं पता कि दूध कहाँ से आता है, उसने जो देखा है वही बता दिया कि मशीन द्वारा आता है, बस उसका एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउज, ऐसा नहीं है, काउज नहीं देखी होगी। द चाइल्ड फैमिली डजंट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट टू द चाइल्ड, नहीं बिल्कुल नहीं, जैसा उसने देखने को मिला अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने बता दिया, ठीक है। इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, एक्सपीरियंस का अनुभव है, लिया है जो एनवायरनमेंट से, जो रियल वर्ल्ड से, वो ही उसने बताया है, सेकंड। 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर रोल? टीचर, एक अच्छे शिक्षक की भूमिका क्या होती है ये बताना है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, ऐसा तो नहीं होता है। देख लेते हैं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, नहीं ये तो रोंग ही है, ये भी रोंग हो जाएगा। अनुशासन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रायोरिटी अनुशासन ही हो। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ पाठ्यक्रम, नहीं नहीं, दोहराने का नेगेटिव। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही, डाइवर्जेंट लर्निंग हो रही है यहाँ पे। क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25th, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले एलिमिनेट करना होता है ऑप्शंस को, जो भी आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव लगे उसको काट दो, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑप्शंस बचे उसके बारे में थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचो कि हाँ ये सही है, ये नहीं है, फिर आंसर करो। सही आंसर, सभी आंसर सही होंगे। 25th, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेज रिच लर्निंग? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। परे हो नेगेटिव आ गया भाई, कैसे हो सकती है फिर वो, प्रोत्साहित कैसे करेगी अगर परे है तो। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकते हैं, ठीक है ये पॉइंट। अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्व्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ, हाँ बिल्कुल क्लासरूम अच्छा है ये। अ क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन कबर्ड्स ब्रोट आउट वंस अ वीक फॉर फ्री प्ले, नहीं वंस अ वीक नहीं, रोज ही, हमेशा ही खुले होने चाहिए, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकते हैं, तो यहाँ से मुझे सेकंड ऑप्शन ही ठीक लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्राइवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट, नहीं नेगेटिव पॉइंट। सेकंड बिल्कुल सही है, ऐसी क्लासरूम ही होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा स्वतंत्र हो किताबें पढ़ने के लिए, और जो किताबें भी हो खुली शेल्फ में रखी हो, जो भी जिस टाइम जिसका मन करे वो वैसे ही पढ़ सके। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26th,
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? टेक्स्ट बुक के बारे में बताना। देखो वैसे तो टेक्स्ट बुक को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, इसको एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में ही लिया जाता है लेकिन जो टेक्स्ट बुक होती है उसको लिमिटेड वर्ड में ही डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि वो सिर्फ एक संसाधन होती है पढ़ने का, एक मटीरियल होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ से बेस्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। हाँ, संसाधन और सामग्री ही होती है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। नहीं नहीं, होमोजेनिटी बिल्कुल भी नहीं बनाते भाई, हर लैंग्वेज की हर एक अलग पाठ्य पुस्तक होती है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। दे फॉर्म द मोस्ट असेंशियल लर्निंग रिसोर्सेज। नहीं, मोस्ट असेंशियल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है। बस दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। पढ़ने का एक जरिया है, एक मटेरियल है बस, ठीक है, टेक्स्ट बुक। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 26 का। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, जो एनसीएफ था 2005 का, वो रचनावाद पे ध्यान देता था। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ से राइट हो जाएगा, सीधा सीधा सा आंसर है, ठीक है। अब एनईपी जो आई है 2020 में, उसको भी थोड़ा सा रीड करके जाना, उसके बेसिक बेसिक पॉइंट्स। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बेसिक सा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं। 28, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन बी कंसिडर टू बी मोटिवेटेड इफ दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म। दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, ठीक है। ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, ठीक है। दे आस्क क्वेश्चन सीइंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, हाँ बिल्कुल सही। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो मोटिवेटेड है। देखो वैसे तो सारे पॉइंट ही पॉजिटिव है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर छांटना है। तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो वो मोटिवेटेड है, ठीक है। बच्चे जागरूक हैं, जाग रहे हैं बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग? बेस्ट सुटेबल बताना है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है पॉइंट। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक को वास्तविक जीवन, देखो वास्तविक जीवन आ गया, रियल लाइफ सिचुएशन। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, वेरी बेस्ट आंसर। रियल लाइफ से जोड़ के हमें पढ़ाना है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 29 का। 30th क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? कैसे मदद करता है भाई? वो बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, हाँ सही है। टू क्रिएट साइलेंस, चुप्पी साधे रहने के लिए, नहीं नहीं। टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, शिक्षकों को निर्देश देने में, नहीं। अनुशासन इसमें क्या हेल्प करेगा? चिल्ड्रन रोट मेमोराइज, नेगेटिव वर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर दियर ओन लर्निंग, ठीक है। अनुशासन इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए उनकी लर्निंग को। तो ये थे 30 क्वेश्चन सीडीपी के पेडागोजी के। कुछ समझ आए होंगे आपको, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है जल्दीबाजी में कुछ मिस्टेक भी हो गई हो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और जागरूक होके ही पढ़िएगा, और एक क्वेश्चन से 4-5 पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एक्टिव लर्नर्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ।